हम बात कर रहे थे राजनीतिक दलों की और राजनीतिक दलों के उत्पत्ति या आधार के बिंदुओं की। तो राजनीतिक दलों की उत्पत्ति क्यों होती है कि एक तो मानव स्वभाव है, मनुष्य का स्वभाव इस प्रकार का है कि वो संगठन में रहना चाहता है। दूसरा है आर्थिक हित और विचार, एक समान आर्थिक हित होते हैं, एक समान विचार होते हैं, तो भी लोग सामान्य तौर पे अपने विचारों वाले या अपने जिनके साथ अपने विचार मिलते हैं ऐसे लोगों के समूह के साथ रहना पसंद करते हैं। तीसरा है वातावरण संबंधी प्रभाव। सामान्यतः कहा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति धार्मिक संस्कारों के समान ही राजनीतिक संस्कार भी लेकर उत्पन्न होता है। जैसे लोगों के साथ रहता है सामान्य तौर पे उसकी प्रवृत्ति उस प्रकार की हो जाती है और वो ऐसे दलों के साथ संबंध हो जाता है। धार्मिक और सामुदायिक भावनाएं भी दल को बनाने में या दलों के आधार के रूप में काम करती है, दलों के निर्माण के रूप में काम करती है। भारत में भी अकाली दल, मुस्लिम लीग ऐसे धार्मिक आधार पर दल बने हैं। अब हम बात करेंगे प्रजातंत्र में राजनीतिक दलों के कार्य या भूमिका। जैसा कि हम जानते हैं लोकतंत्र में ही राजनीतिक दलों का वास्तविक काम होता है। यदि हम लोकतांत्रिक तरीके से देखें तो सरकार को बनाना, सरकार को चुनना और शासन की सारी व्यवस्थाएं करना राजनीतिक दल करते हैं। जनता की जागृति, जनता में प्रचार प्रसार, सरकार की अच्छी नीतियाँ बताना, सरकार की खराब नीतियों की कमियाँ बताना, यह सब काम राजनीतिक दल या पॉलिटिकल पार्टीज करती है। प्रमुख दल के प्रमुख कार्य क्या है? लोकमत का निर्माण। जैसा कि हमने अभी बात करी, राजनीतिक दलों का प्रमुख कार्य है लोकमत का निर्माण, यानी जनता को या जनमत को तैयार करना, अपने पक्ष में जनता को तैयार करना, अपनी नीतियां बताना, अपने पक्ष में जनता को जागृत करना, जनता को अपने साथ जोड़ना, ये लोकमत का निर्माण सबसे पहला काम है। दूसरा है चुनावों का संचालन। आम चुनाव में राजनीतिक दल अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए मत की अपील करते हैं। तो चुनावों का संचालन एक प्रकार से राजनीतिक दलों द्वारा ही होता है, जहां पर वो दलों की घोषणा पत्र बनाते हैं, दलों की नीतियां तय करते हैं, जनता को जागरूक करते हैं और दल के आधार पर अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांगते हैं। तो एक प्रकार से जनता आम प्रत्याशी को वोट न देकर वो किस राजनीतिक संगठन से, किस दल से जुड़ा हुआ है उसको चुनती है। इससे चुनाव में आसानी होती है। अगला बिंदु है सरकार का निर्माण, जो महत्वपूर्ण काम है। राजनीतिक दल हमेशा चाहता है कि वो सरकार में आए, अपनी सरकार का निर्माण करे और शासन का संचालन करे। तो सरकार का निर्माण करना राजनीतिक दल हमेशा से चाहते हैं। शासन सत्ता को मर्यादित करना। लोकतंत्र में बहुमत का शासन होता है, तो जो पार्टी बहुमत हासिल करती है उसकी सरकार बनती है, किंतु जो पार्टी बहुमत हासिल नहीं कर पाती वो विपक्ष में रहती है और हमेशा सरकार के अच्छे और बुरे कार्यों का अवलोकन करती है। ऐसे में यदि सरकार वाला पक्ष या बहुमत दल अपना कार्य जनता के हित में न करे तो उसको आलोचना झेलनी पड़ती है विपक्षी दल की, और जो काम जनता के हित में किया जाएगा उसमें विपक्षी दल कहते हैं कि हम हमेशा साथ रहेंगे। हालांकि भारत की स्थिति अलग है। हमारे यहाँ पे एक पार्टी यदि सत्ता में तो दूसरी पार्टी उसका विरोध के लिए विरोध भी कर सकती है, किंतु फिर भी ऐसा माना जाता है कि बुनियादी हितों का ऐसी व्यवस्था में ज़्यादा ध्यान रखा जा सकता है जहां एक पॉलिटिकल पार्टी का शासन हो और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी विपक्ष में हो। सरकार के विभिन्न विभागों में समन्वय और सामंजस्य। सरकार के सभी अधिकारी ठीक प्रकार से कार्य करें, संसद अच्छे तरीके से काम करे, व्यवस्थापिका ढंग से काम करे, उसके लिए दल होना अनिवार्य है, आवश्यक है। यदि एक ही पार्टी के लोग हैं तो सरकार को ज़्यादातर अपने कामों में विरोध नहीं झेलना पड़ेगा। सरकार के जो भी अच्छे काम होने हैं वो आसानी से हो जाएंगे। तो दलीय एकता से सरकार के कामों के संचालन में आसानी होती है। राजनीतिक चेतना का प्रसार। राजनीतिक दल राजनीतिक चेतना और राजनीतिक शिक्षा का प्रसार करते हैं, और जब भी चुनाव होते हैं अथवा सरकार की आलोचना करनी होती है, सरकार की अच्छाइयाँ बतानी होती है, तो पॉलिटिकल पार्टी या राजनीतिक दल भी जनमत को जागृत करते हैं, जनता में चेतना जागृत करते हैं। जनता और शासन के बीच संबंध। प्रजातंत्र में जनता और सरकार के बीच की बड़ी राजनीतिक दल है। दल के माध्यम से ही आम जनता अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाती है। तो ये राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्य है। जैसा कि मेरियम कहते हैं, राजनीतिक दलों का कार्य अधिकारी वर्ग का चुनाव करना, लोक नीति का निर्धारण करना, सरकार को चलाना और उसकी आलोचना करना, राजनीतिक शिक्षण और व्यक्ति एवं सरकार के बीच मध्यस्थता का कार्य करना। तो ये सारे के सारे काम राजनीतिक दल करता है। अब हम बात करते हैं दल प्रणाली के मूल्यांकन की।
दलीय प्रणाली के बहुत सारे गुण हैं, बहुत सारे दोष भी हो सकते हैं। पहले हम बात करेंगे इसके गुणों की। मानवीय स्वभाव के अनुकूल, जैसा कि हमने बात की थी, एक दल बनाना मानव का स्वभाव है और मानवीय स्वभाव के अनुकूल है कि राजनीतिक दल बनते हैं। दूसरा है लोकतंत्र के लिए आवश्यक। वर्तमान में जितने भी राष्ट्रीय राज्य हैं, बड़े बड़े विशाल राज्य हैं, वहाँ पर कम से कम लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव बिना दलीय प्रणाली के संभव नहीं है, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। तीसरा बिंदु है शासन को दृढ़ता प्रदान करना। सरकार को अनावश्यक विरोध नहीं झेलना पड़ता। जो हमारे पक्ष के लोग हैं, एक दल के आधार पर सरकार बनती है, अपने ही दल के अपने ही विचारों वाले लोग होते हैं, तो अनावश्यक विरोध सरकार को सामान्य कार्य के लिए जहाँ सामान्य बहुमत जुटाना होता है वहाँ नहीं झेलना पड़ता। सार्वजनिक शिक्षा का साधन। राजनीतिक दल जनता को हमेशा जागरूक करते रहते हैं, चाहे सरकार की नीतियाँ या नीतियों की अच्छाई बताना हो, चाहे सरकार की कमियां विपक्ष को गिनाना हो। ऐसे में जनता जागृत रहती है, जनता चेतना की अवस्था में रहती है। जनता को हर पक्ष की अच्छी और बुरी जानकारी हमेशा निरंतर मिलती रहती है। शासन की निरंकुशता पर नियंत्रण। दलीय व्यवस्था में विपक्षी दल प्रभावी भूमिका निभाता है कि शासन किसी प्रकार से बहुमत दल वाला शासन किसी प्रकार से निरंकुश न हो जाए। हमेशा सरकार के गलत कामों की आलोचना की जाएगी, तो ऐसी स्थिति में निरंकुशता की संभावना कम रहती है। श्रेष्ठ कानूनों का निर्माण। पॉलिटिकल पार्टी के कारण या विपक्षी दल के कारण पर्याप्त वाद विवाद होता है। संसद में जो कानून बनते हैं उनमें पर्याप्त वाद विवाद होने से श्रेष्ठ कानून बनने की संभावना रहती है, श्रेष्ठ कानून बनाए जा सकते हैं। शासन के विभिन्न अंगों में समन्वय और सामंजस्य बना रहता है। दलों के माध्यम से कार्यपालिका व्यवस्था प्रकार न्यायपालिका, क्योंकि एक ही दल के आधार पर यदि चुने जाते हैं तो कार्यपालिका व्यवस्था में विशेष रूप से तालमेल होना जरूरी है, वो बना रहता है। संसदीय व्यवस्था में विशेष रूप से दलों की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। राष्ट्रीय एकता का साधन। दल के आधार पर राष्ट्रीय एकता जागृत होती है, राष्ट्र के प्रति एकता बनती है, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास होता है। ये सभी दलीय व्यवस्था के प्रमुख गुण हैं। अब हम बात करते हैं दलीय पद्धति के दोषों की। इसमें कुछ कमजोरियां भी हैं, कुछ बुराइयां भी हैं। पहला है लोकतंत्र के विकास में बाधक। जहां निर्वाचन को राजनीतिक दल सरल बनाते हैं, वहीं लोगों की इच्छाओं को नियंत्रित करते हैं। जनता को पार्टी विशेष के आधार पर ही व्यक्ति को चुनना पड़ता है। कुछ बाधन या कुछ बंधन लोगों के ऊपर लग जाता है अनावश्यक। तो इसे हम पूरी तरह से लोकतांत्रिक नहीं मान सकते। लोकतंत्र यहाँ पे थोड़ा सा मर्यादित हो जाता है पॉलिटिकल पार्टीज के कारण, लोगों के पास विकल्प कम हो जाते हैं। भाई जैसा कि लीकोप कहते हैं कि राजनीतिक दल उस व्यक्तिगत विचार तथा कार्य संबंधी स्वतंत्रता का अंत कर देते हैं जिसे लोकतांत्रिक शासन का आधारभूत सिद्धांत समझा जाता है। किसी पार्टी से जुड़ने के बाद किसी व्यक्ति का विचार, किसी व्यक्ति की भावना अलग भी हो सकती है। सत्ता पक्ष हो तो उसके विपक्ष में भी वो बोलना चाहता है तब भी नहीं बोल सकता, उसे अपने विचारों का गला घोटना पड़ता है। क्यों कि दलीय प्रणाली के साथ जुड़ने के बाद हमेशा एक साथ तैरना और एक साथ डूबना ऐसा होता है। यानी व्यक्ति की व्यक्तिगत इच्छा चाहे कुछ भी हो, उसको पार्टी के साथ हाँ में हाँ और ना में ना करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में लोकतंत्र यहाँ पे बाधित होता है। दूसरा है राष्ट्रीय हितों की हानि। व्यक्ति राष्ट्र के प्रति नहीं अपने दल के प्रति भक्त हो जाते हैं। कई बार आपने देखा है कि राजनीतिक दलों के प्रति सामान्य लोगों की भक्ति इतनी बढ़ जाती है कि वो राष्ट्र के लिए अच्छा क्या बुरा क्या नहीं सोचते, केवल अपनी पार्टी को श्रेष्ठ मानने लग जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में भी राष्ट्र की उपेक्षा होती है, राष्ट्रीय हितों की हानि होती है। शासन कार्य में सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों की उपेक्षा। जो श्रेष्ठ व्यक्ति है वो दलीय व्यवस्था में आगे आ जाए ऐसा कम ही हो पाता है। सामान्य तौर पर चापलूसी करने वाले और जी हुजूरी करने वाले लोग संगठन में आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ते हुए देखे गए हैं। तो योग्य व्यक्ति जो जबरदस्ती किसी की जी हुजूरी और चापलूसी नहीं कर सकते, दलीय कारणों से, दलीय संगठन के कारणों से, दुष्परिणामों के कारण वो पीछे रह जाते हैं। तो अच्छे योग्य व्यक्तियों को आगे बढ़ने का मौका इसमें नहीं मिल पाता, ऐसा भी हम मान सकते हैं। शासन कार्य में सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति की उपेक्षा, जैसे ठीक है हमने जो बात की, भ्रमात्मक राजनीतिक शिक्षा प्रदान करना। राजनीतिक दलों को राजनीतिक शिक्षा का साधन कहा जाता है, किंतु राजनीतिक दल भ्रम उत्पन्न करते हैं। कई बार झूठ और बिना बात की बातें
जनता को बताई जाती है, बहलाया फुसलाया जाता है ताकि केवल और केवल चुनावों में जीत हासिल कर सके। तो ऐसी स्थिति में राजनीतिक शिक्षा वास्तविक नहीं है तो ढकोसला बन के रह जाती है। सामान्य नैतिक स्तर में गिरावट, उग्र दलबंदी नैतिक स्तर में गिरावट उत्पन्न करती है। एक दूसरे की टांग खींचना, एक दूसरे को बुरा भला कहना, एक दूसरे के काले कारनामे उजागर करना, यही काम राजनीतिक दलों का बन जाता है, जो नैतिक स्तर में गिरावट को दर्शाता है। जनता के मतभेदों को प्रोत्साहन, जनता यदि कभी भी किसी प्रकार से सरकार से मतभेद रखती है तो उसको बढ़ावा देते हैं राजनीतिक दल। जैसा कि हमने अभी देखा है कि किसान आंदोलन है तो ऐसा मानते हैं कि कुछ विपक्षी समितियों के साथ है जो किसानों को बढ़ावा दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जनता को भ्रमित करना राजनीतिक दलों का मुख्य मकसद हो जाता है, केवल और केवल चुनाव में लाभ लेने के लिए या सत्ता प्राप्ति के लिए, जो गलत है। राजनीति में भ्रष्टाचार दलीय कारणों से होता है। सामान्य तौर पे पॉलिटिकल पार्टी को चुनाव में भारी खर्चा करना पड़ता है और उसके लिए वो राजनीतिक रूप से भ्रष्टाचार करने से नहीं चूकते हैं। समय और धन का अपव्यय, राजनीतिक दलों का सत्ता में केंद्रीकरण, ये भी कुछ बुराइयां इसकी हैं जो राजनीतिक दलों में पाई जाती है। अब राजनीतिक दल भले ही दुर्गुणों से युक्त है किंतु लोकतांत्रिक शासन के लिए आवश्यक है, अतः इन्हें अपरिहार्य माना जाएगा। और राजनीतिक दल आवश्यक है, उनकी जो कमियां हैं, जो बुराइयां हैं, वो दलों की कमियां नहीं है, कुछ व्यक्तिगत बुराइयां हो सकती है जिन्हें दूर किया जाना आवश्यक है। जैसे जैसे जनता प्रजातांत्रिक रूप से शिक्षित होती जाएगी वैसे वैसे दलीय प्रणाली की कमियां दूर हो जाएगी, हम ऐसा मानते हैं। दलीय प्रणाली के कुछ रूप हैं। एक दलीय प्रणाली, देश के अंदर एक ही दल होगा, केवल आपको प्रत्यक्ष चुनने का अवसर है। द्विदलीय प्रणाली, देश में प्रमुख दो पार्टियां होगी जैसा ब्रिटेन और अमेरिका में होता है और लगभग बारी बारी से सत्ता में आते हैं। बहुदलीय प्रणाली, जैसा भारत में अभी तक के कालखंड में देखा गया था कि बहुत सारे दल मिलकर सरकार बनाते हैं, किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाता। तो 3 प्रकार के दलीय प्रणाली के ये रूप हैं। तो दलीय प्रणाली कुल मिला के लोकतंत्र को सरल बनाने के लिए और जनता को राजनीतिक शिक्षा देने के लिए आवश्यक है।